एक माली हर रोज अपने पौधों को सींचता है, मगर फल मौसम आने पर ही मिलते हैं। तो इसी तरह से हमें भी बड़ी मेहनत, लगन और पेशेंस के साथ अपने ड्यूटीज को करते रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल से थॉट के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका जीएस एक सफर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये होगा हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 50। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि संविधान कैसे बना, कैसे उसको तैयार किया गया, क्या उसके जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, या फिर क्या उसके शेड्यूल्स थे, क्या उसकी अनुसूचियां थी। तो इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, तो उसमें 22 भाग 22 पार्ट्स होते हैं। बट टाइम के साथ साथ अमेंडमेंट होते रहते हैं, और आज वर्तमान समय में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, हमारे संविधान में भाग है, उनकी संख्या है 25। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नंबर में 25 मिलेगा, नंबर में आपको अभी भी 22 मिलेगा। सिर्फ 25 इसलिए क्योंकि बीच में कुछ पार्ट्स ऐसे, जैसे 4th है, या फिर हम बोल सकते हैं 9th है, 9th भी, ऐसे करके कुछ पार्ट्स को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का भाग 1 पार्ट 1 क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब क्या बोल सकते हैं हम? जो सेंटर है, जो यूनियन है, उसको संघ बोला गया है, और जो स्टेट्स उसके अंदर है या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है, वो सब उसके अंदर एक राज्य क्षेत्र के रूप में सम्मिलित की गई है। तो हम पार्ट 1 में किसकी बात करते हैं? संघ, जो यूनियन है, और जो भी उसके अंदर स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, इनको रखा गया आर्टिकल 1 to 4। देखिए क्या होता है कि संविधान एक किताब की तरह, एक बुक की तरह है। संविधान क्या एक लीगल बुक है, हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके। अब मानकर चलिए कि ये संविधान की बुक आपके पास है, तो जो सबसे पहले मिलेगी वो मिलेगी आपको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, जिसको कि हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से बुक में आपको चैप्टर्स मिलते हैं, वैसे इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? पार्ट्स मिलेंगे। जैसे सिलेबस की बुक्स में चैप्टर्स होते हैं, वैसे इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? पार्ट्स मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि जो भी चैप्टर्स बुक में होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? कुछ हेडिंग होते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो वैसे इसके अंदर पार्ट्स होंगे, और उन पार्ट्स के अंदर क्या होंगे? कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होगी? प्रियम्बल होगी, प्रस्तावना, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद उसके शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां, उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं। और अब हम स्टडी करने वाले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग की। तो संविधान के भाग क्या है? संविधान की बुक के चैप्टर की तरह है, और इन पार्ट्स के अंदर जो आर्टिकल्स आएंगे वो आएंगे चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स की तरह। तो इसी में हमने बात की अपने जो पार्ट 1 था, भाग 1, जिसमें हमने बात किसकी की? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो यूनियन होगा और जो उसके अंदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज होगी। ये किस आर्टिकल में रखा जाएगा? 1 to 4। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में जब अनुसूची और शेड्यूल्स को किया था, तो अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में भी किसको रखा गया था? जो संघ था, जो यूनियन है, और जो उसकी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है। तो सेम चीज हम किस में रखेंगे? पार्ट 1 में। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 जिसमें हम किसको पढ़ने वाले? नागरिकता, सिटीजनशिप। देखिए आपको याद कैसे रखना है? आपको चीजों को कनेक्ट करके जाना है। अगर आप पिछले पॉइंट को नेक्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी। अब जब संघ होगा, उसके राज्य क्षेत्र होंगे, यूनियन होगा, स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगे, तो उनके अंदर क्या होंगे? नागरिक भी होंगे, सिटीजन्स भी होंगे, और जब नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे, तो उनको सिटीजनशिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी बात हम किस में करेंगे? आर्टिकल 5 to 11। तो भाग 2 में हमने क्या देखा? नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसको आर्टिकल 5 to 11 इसमें स्टडी किया जाएगा। उसके बाद भाग 3 पार्ट 3 में हम क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखिए जब स्टेट हमारे पास है, यूनियन टेरिटरी हमारे पास है, तो उनमें रहने के लिए सिटीजन चाहिए। तो पार्ट 2 बन गया सिटीजनशिप। अब सिटीजन अगर चाहिए रहने के लिए, तो कोई किसी भी जगह पे कब रहेगा? जब वहां पर उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो भाग 3 में हम किसकी बात करते हैं? मौलिक अधिकारों की, या जिसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल राइट्स की।
और जब हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया है। इसकी बात हम किस आर्टिकल में करेंगे, आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को स्टडी करेंगे। अच्छा, इन सब चीजों को हम बोल सकते कि हम वाइडली स्टडी करने वाले हैं, लेकिन पहले हम नॉर्मली पार्ट्स को एक बार देख लेते कि कितने पार्ट्स है, किसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हर चीज को, उसको कॉन्सेप्ट, उसको बेसिक से लेके और पूरा खोल के हम कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से इसको लिया गया है, कितने फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर हनन किया जाता है, अगर हमें नहीं दिए जाते तो उसका जो गार्जियंस है वो कौन है, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। तो वो सब चीजों की बात हम अगले लेक्चर्स में करने वाले। तो पहले 3 पार्ट्स हम देख चुके हैं। पहला पार्ट क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो भी हमारा यूनियन है उसके अंदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है, जिसको हम आर्टिकल 1 to 4 स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर यूनियन है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, तो उनमें रहने के लिए सिटीजन्स चाहिए। तो पार्ट 2 में हमने देखा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। अब सिटीजन्स कब होंगे, जब उनको फंडामेंटल राइट्स, उनको मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पार्ट 3 में हमने देखा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से और 35 तक। अब पार्ट 4 भाग 4 की बात करें तो इसमें आएंगे डीपीएसपी। देखिए, कोई भी स्टेट अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट कब प्रोवाइड कराएगा, जब हम उस स्टेट के लिए कुछ क्या बना देंगे, कुछ पॉलिसीज बना देंगे कि अगर कोई भी स्टेट कोई नया लॉ लेकर आता है तो उसको इस पॉलिसी पे काम करना होगा, उसको सिटीजन्स के राइट्स उनको प्रोवाइड कराने होंगे, या फिर उसको जो भी वो फैसला लेंगे वो लोगों के हक में होना चाहिए। तो डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हमने कहां से लिया था, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जब हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। तो भाग 4 पार्ट 4 में हम किसकी बात करते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी अगर कोई नया नियम, नया कानून लेकर आते हैं तो उनको कुछ पॉलिसीज पे वर्क करना होता है। जैसे कि वो कानून क्या किसी भी सिटीजन्स के, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाते, उसके फंडामेंटल राइट्स को उससे ना छीनते। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज की इसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हमने क्या देखा कि पार्ट 4 में किसको रखा जाएगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसको किस आर्टिकल के तहत रखा जाएगा, आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक, 51 तक। इसके बाद इसी में ही 4th A ऐड किया गया था। कब, 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसकी पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की थी, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42 अमेंडमेंट जो किया गया 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के तहत हमने क्या जोड़ा, एक नया भाग, एक नया पार्ट 4th A, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। और इसको किस आर्टिकल के तहत रखा गया, आर्टिकल 51A। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे हम, सबसे पहले हम यहां तक की बात कर लेते हैं, 4th A तक की। पहले क्या था, यूनियन था, उसके अंदर स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन होगा, स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगी, तो रहने के लिए सिटीजन्स चाहिए होंगे। तो सिटीजनशिप वाला आ गया पार्ट 2। अब सिटीजन कब आएंगे, जब उनको उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पार्ट 3 आ गया हमारा मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी कब प्रोवाइड कराएगी, जब वो डीपीएसपी का पालन करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी कंट्री ही हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते रहे, क्या हमारी कुछ ड्यूटीज नहीं बनती। तो अगर हम सिटीजन्स हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड कराता है, हमें सिटीजनशिप भी दी हुई है, तो फिर हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। तो 4th A में किसको रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रध्वज, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, एकता, अखंडता, बंधुता की भावना को बनाए रखना चाहिए। तो इन सब चीजों को फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया है।
उसके बाद पार्ट 5 की बात करें तो इसमें संघ को रखा जाएगा, यूनियन को, आर्टिकल 52 से लेके 151। यूनियन में किसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, या फिर आप बोल सकते हो पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो इन सब चीजों को, या फिर आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट, तो इन सब को जो हम स्टडी करेंगे या इन सब को जो रखा गया वो रखा गया पार्ट 5 संघ, या कह सकते हैं आप यूनियन के अंदर, और इसको आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद पार्ट 6 की अगर हम बात करें, भाग 6 की, तो इसमें रखा गया राज्यों को, स्टेट्स को। तो जो चीज हम पार्ट 5 में यूनियन में स्टडी करते हैं, जहां हम यूनियन में प्रेसिडेंट को स्टडी करते हैं, तो उसी के कंपैरेटिवली, उसी की तुलना करते हुए हम राज्य में किसको स्टडी करेंगे? राज्यपाल, गवर्नर को स्टडी करेंगे। जहां हम यूनियन में प्राइम मिनिस्टर, पीएम को स्टडी करेंगे, वहीं हम उसी के कंपैरेटिवली स्टेट में जाकर सीएम, चीफ मिनिस्टर को स्टडी करेंगे। जहां हम सुप्रीम कोर्ट को स्टडी करेंगे, वहीं हम स्टेट में हाई कोर्ट को स्टडी करेंगे। वैसे ही जैसे हम लोकसभा या राज्यसभा को स्टडी करेंगे, तो हम राज्य में जाके विधानसभा या विधान परिषद को स्टडी करेंगे। तो पार्ट 6 में किसको रखा गया है? राज्य या स्टेट को, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। उसके बाद भाग 7 पार्ट 7, जिसमें क्या राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का जो खंड बी है उसको इसमें रखा गया आर्टिकल 238, लेकिन इस भाग को अब खत्म कर दिया गया। कब से? 7वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1956, 7th अमेंडमेंट जो किया गया 1956 में, उसके तहत पार्ट 7 जो है, जिसमें क्या राज्यों को रखा गया था, जो शेड्यूल पहले शेड्यूल के खंड बी में आते हैं, आर्टिकल 238, इसको अब निरस्त, इसको अब जो खत्म है वो कर दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट 8 की, भाग 8 की, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। तो यहां तक हमने बात की। पहले हमने 4 जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको देखा, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, कि पहले संघ और राज्य क्षेत्र आए, अब संघ राज्य क्षेत्र आएंगे तो रहने के लिए सिटीजन चाहिए होंगे, तो सिटीजनशिप आई। सिटीजन कब आएंगे? जब फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, तो मौलिक अधिकार आए। मौलिक अधिकार कोई भी स्टेट कब देगा? जब उसके पास डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करेगा। और डीपीएसपी को राज्य तो फॉलो करेगा, लेकिन हमारी भी उसके साथ साथ क्या बनती है? कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी बनती है। तो पहले 4 हमने जो पार्ट थे एक दूसरे से कनेक्ट करते स्टडी किया। मुझे लगता है कि अब आप इसको नहीं भूलोगे। उसके बाद इन 4 को हम एक दूसरे से रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे। सबसे पहले 5वें में क्या आएगा? यूनियन, क्योंकि शुरुआत तो हम यूनियन से करेंगे। पहले यूनियन में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेट में आएंगे। तो सबसे पहले किसकी बात की गई इसके अंदर? यूनियन की बात की गई। उसके बाद यूनियन आए तो स्टेट्स आए, राज्य आए तो 7th तो खैर अभी खत्म ही हो चुका है, पर फिर भी आपने याद रखना है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया। तो 7वें को हटाते तो फिर 8वें में क्या आएगी? यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो यहां तक हमने 8 जो पार्ट्स थे वो बड़े ही अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट 9, या जिसको आप बोल सकते हो भाग 9 पर, जिसमें हम किसको स्टडी करने वाले? पंचायतों को हम इसमें स्टडी करने वाले होते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर इसको आप याद कैसे रखोगे? सपोज करो कि आप किसी गांव में रहते हो और आपको क्या बोलते हो, कोई भी पंचायत या कोई भी इलेक्शंस के लिए बोलता, पंचायत के इलेक्शंस के लिए, तो आप क्या करोगे? नहीं, कि मैंने नहीं करना है इसको, या नो आप बोलोगे। तो क्योंकि उसमें बड़ा सारा रिस्क है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि 9वें पार्ट में हम किसको स्टडी करते हैं? पंचायतों को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभी याद रखने के लिए हमने चीजों को रिलेट करना होता, कोई इमेजिनेशन अपने माइंड में बनानी होती, क्योंकि बहुत सारी चीज क्या होती, कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, बट कभी कभी फैक्ट्स को स्टडी करना होता, तो उनको याद रखने के लिए कभी ना कभी निमोनिक्स का या इमेजेस का या फिर कुछ पिक्चराइज करके हमने यूज करना होता है। तो उसी से आप इसको याद रख सकते हैं। सपोज करो आपको कोई बोल रहा है कि आप पंचायत के इलेक्शन में इस बार खड़े हो जाओ, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, मैंने नहीं इसको करना है, तो नो। तो इसको हम किस में रखेंगे? आर्टिकल 243 243 ए से लेके
और 243 ओ तक। अब हम बात करते हैं पार्ट 9A। इसी में क्या जोड़ा गया? सबसे पहले क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो सिर्फ यहां तक था। नोवा जो पार्ट था वो इसमें था पंचायत करके, लेकिन अभी अमेंडमेंट किया गया कब? 74वां संशोधन किया गया 1994 में और 97वां संशोधन किया गया 2011 में। और इनमें 9A और 9B करके दो पार्ट्स को ऐड कर दिया गया। 9A में नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज और 9B में सहकारी समिति। तो इसको याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब पंचायतें आती गांव के लिए, वहीं जो कस्बे है, शहर है, उनके लिए क्या आ जाती? नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज आ सकती। और सहकारी समितियां क्या, इन्हीं से रिलेट करके हम सहकारी समितियों को भी याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट 9 तक का। अब बात कर लेते हैं भाग 10 पार्ट 10 की। तो 10 में क्या आएगी? जो SC ST आएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर कुछ ट्राइबल्स, कुछ जनजातियां, इनकी हम बात करते हैं आर्टिकल 244 आर्टिकल 244 के तहत। तो भाग 10 को आप याद रख सकते हैं कि SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर ट्राइबल एरिया जो भी होंगे उनको आर्टिकल 244 के तहत रखते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 11 भाग 11 की। देखिए फिर से वहीं से शुरू करते। भाग 5 में हमने कहां से शुरू किया था? संघ यूनियन से। तो भाग 11 में भी आपने वही रिलेशन रखना है कि संघ और राज्य का जो एक दूसरे से रिलेशन होगा। वहां पे हमने अलग अलग स्टडी किया था, यूनियन को अलग, स्टेट को अलग, यूनियन टेरिटरी को अलग। लेकिन भाग 11 में पार्ट 11 में हम क्या करते हैं? यूनियन और स्टेट को एक दूसरे से रिलेट करके हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263 के तहत। अब आता है भाग 12, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? वित्त संपत्ति संविदायवाद की। भाग 264 आर्टिकल 264 से लेके और आर्टिकल 300A तक। तो 12 में किसकी बात की जाएगी? पैसे की। अब जब पैसा होगा, जिसके पास पैसा होगा वही क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। तो भाग 13 में हम किसकी बात करेंगे? व्यापार वाणिज्य समागम की, अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। इसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक हम इसको स्टडी करने वाले। तो इन सबको आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले 11 में किसकी बात करेंगे? जो हम 5 से शुरू किए थे वहीं फिर 11 में आ जाएंगे हम। जहां संघ, यूनियन और स्टेट की हमने अलग अलग बात की थी, वहां एक दूसरे से रिलेट करके बात हम भाग 11 में करेंगे। अभी यूनियन और स्टेट किस चीज में रिलेट होते हैं? जब उनको टैक्स लेना होता है, जब उनको टैक्स को डिवाइड करना होता है, GST को डिवाइड करना होता है। तो जब टैक्स होगा तो पैसों की बात होगी। तो भाग 12 में हम किसकी बात करेंगे? वित्त की। और जब पैसा होगा तो इंसान क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। तो भाग 13 में हम किसकी बात करेंगे? व्यापार की। लेकिन कोई भी व्यापार हो, कुछ भी करना हो, तो उसको आप कुछ नियम फॉलो करने होते, कुछ सेवाओं को आपने माना होता। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? संघ और राज्यों के अधीन कुछ सेवाओं की, भाग 14 पार्ट 14 के तहत। तो यहां तक हमने पार्ट 1 टू लेके और पार्ट 14 तक बड़े अच्छे से इनको स्टडी कर लिया है। आई होप कि अब आप इसको नहीं भूलोगे, आपने सिर्फ एक बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 14A। पहले क्या था? आर्टिकल सिर्फ भाग 14 था इसमें, लेकिन अभी इसमें क्या जोड़ दिया गया? भाग 14A, जिसमें किसको रखा गया? अधिकरण ट्राइब्यूनल्स को। आर्टिकल 323A से लेकर और आर्टिकल 323 323B तक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम को देखे तो ना इसको कभी पूछा गया, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भाग 15 या पार्ट 15 निर्वाचन इलेक्शंस। निर्वाचन या इलेक्शन से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में हमेशा एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको किस में रखा गया? 324 324 से लेकर और 329 तक। तो इसको आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। भाग 15 में किसकी बात की जाएगी? निर्वाचन इलेक्शंस की बात की जाएगी। और इलेक्शंस कितने, कोई भी अलग अगर इलेक्शन होता है तो अगर कोई भी उम्मीदवार होता तो कितने साल तक रहता है? प्राइम मिनिस्टर को ले लो आप या कोई भी, मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस में 5 साल की जो हमारी प्लानिंग योजना रखी जाती है। तो इसके आर्टिकल्स को आप बड़ी इजीली याद रख सकते हो। इसमें 5 आर्टिकल्स है, 324 से लेकर 329 तक। इसको आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्शन है या निर्वाचन है वो
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे चल के स्टडी बड़े अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद भाग 16 पार्ट 16 में कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष वर्ग, कुछ जो स्पेशल कैटेगरीज है उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो उसी की बात हम इसमें करते हैं। अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। आर्टिकल 17 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हो। 17 भाग 17 में किसको रखा गया, लैंग्वेज को। 17 की ही जैसा राइमिंग देता है खतरा। तो सबसे ज्यादा खतरा इंसान को कब होता है, जब उसकी लैंग्वेज खराब होती है। अगर आप किसी से गंदे से बात करोगे तो क्या होगा, आपको ऑब्वियसली खतरा होगा, सामने वाला भी आपके साथ मिसबिहेव करेगा। तो 17 मतलब खतरा, और सबसे बड़ा खतरा इंसान को अपनी लैंग्वेज से होता है। तो भाग 17 में किसको रखा गया, लैंग्वेज को रखा गया, नेशनल लैंग्वेजेस को, राजभाषाओं को इसमें रखा गया 343 से लेके और 351 तक। उसके बाद भाग 18, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज करो आपकी लैंग्वेज खराब हो चुकी, आप पे खतरा आ चुका, तो खतरा होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, खतरा होगा तो आपात लगेगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। तो आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं कि पार्ट 18 भाग 18 में किसको रखा गया, आपातकालीन उपबंध। और जब हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो आपातकालीन उपबंध है वो किस कंट्री से लिए गए हैं, जर्मनी से। तो इसको किस में रखा गया, 352 से लेके 360 तक। 3 तरह की इमरजेंसी की बात हम इसमें करेंगे अगले लेक्चर्स में। इसके बाद भाग 19 जो पार्ट 19 है उसमें विविध कुछ अलग से कुछ चीजों को रखा गया, कई सारी, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको स्टडी करने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है संशोधन, अमेंडमेंट। कोई भी अगर नया आप कुछ भी ऐड करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इसी आर्टिकल के तहत या इसी पार्ट के तहत आप करते हो, और सिर्फ इसमें एक ही आर्टिकल को रखा गया, आर्टिकल 368। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जिसको किस में रखा गया, पार्ट 20 आर्टिकल 368 368 के तहत। उसके बाद भाग 21 जिसमें हम किसकी बात करेंगे, अस्थायी संक्रमण कालीन में विशेष उपबंध। पहले इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से इस पे क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि इसी में ही आता है आर्टिकल 370। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो स्टेट्स है या फिर कुछ एरियाज हमारे कंट्री के, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन हमने प्रोवाइड कराए, जैसे जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड कराया था। तो वही सब चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट बन चुका है आर्टिकल 370 हटने के बाद। आर्टिकल 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर को क्या स्पेशल प्रोविजन हमने प्रोवाइड कराए हुए थे, या अभी उनसे किस चीज को हमने आर्टिकल 370 को कैसे हमने हटाया, तो उन सब चीजों को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। और आर्टिकल 22, देखिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुंदरता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसके सोर्सेज, उसकी प्रेम्बल, सारा कुछ उसके सब पार्ट्स को लिखने के बाद लास्ट जो पार्ट था, 22वां जो भाग था, और लास्ट जो आर्टिकल्स थे 393 से लेकर 395 तक, इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब हम संप्रभु हैं, अब हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमें किसी भी कंट्री के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने इतने सोर्सेज से लिया, या फिर इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है वो हमारे ही भारत शासन अधिनियम 1935 को दी गई है। तो ये सब किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो भाग 22 में या पार्ट 22 में किसको रखा गया, इसका जो संक्षिप्त नाम है, कैसे उसको नाम दिया गया, उसकी प्रारंभ, उसकी स्टार्टिंग कैसे की गई, उसको हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो उसको हिंदी में उसकी कॉपी बनाएगी, उन सब चीजों की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लास्ट पार्ट में की थी। तो इसको कह सकते हैं कि ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की खूबसूरती, जिसको बहुत ही खूबसूरत से तरीके से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से तरीके से डिजाइन किया गया है। किसी भी कैटेगरी को या किसी भी वर्ग को, किसी के साथ भी कोई अनइक्वलिटी, पार्शियलिटी नहीं की गई है। हर वर्ग को एक इक्वलिटी इसमें प्रदान की गई है। हर वर्ग के लोगों पर या हर कैटेगरी के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है
किसी के भी साथ किसी तरह का कोई भेदभाव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब हम बात कर लेते हैं, जो एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है। तो आपने याद रखना कि जो पार्ट 3 है, भाग 3 जो है, जिसमें हमने किसकी बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल कहां से लेकर, आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35-35 तक, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ संविधान या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये क्या बहुत ही डिटेल्ड में इसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है कि क्या क्या फंडामेंटल राइट है, कैसे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग, जिसको हमने बड़े ही अच्छे से स्टडी किया है। इसके बाद अब हम इन सभी पार्ट्स को, इन सभी भागों को, इन सभी आर्टिकल्स को अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4 की। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लगे, हमारा संविधान कैसा है, संविधान के बारे में आपने कितना जाना, या ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। आप अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।